नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बल्कि एक मुद्दा पे बात करेंगे, जो बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। मुद्दा है भगत सिंह की फांसी की सज़ा और भारत के लोगों को महात्मा गांधी से ये उम्मीद कि वे भगत सिंह की फांसी की सज़ा को कैंसिल करवा देंगे, माफ़ करवा देंगे। लेकिन महात्मा गांधी अंततः फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं करवा पाते हैं और भगत सिंह को फांसी हो जाती है। इसके बाद भारत के लोग दो पक्ष में बढ़ जाते हैं। पक्ष मतलब यहाँ विचारधारा के आधार पे कुछ लोगों का मानना है कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए प्रयास ही नहीं किया। यदि गांधी जी चाह जाते तो भगत सिंह को बचा लेते, लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं। कुछ लोगों का यह कहना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए शानदार प्रयास किया, पूरा ईमानदारी से कार्य किया इस संदर्भ में उन्होंने। लेकिन वे विवश थे अत्याचारी सरकार के सामने, क्योंकि सरकार उनकी प्रयास को, उनकी कोशिश को समझा नहीं और उनकी सारे प्रयास, उनके सारे कोशिश असफल हो गई और अंततः भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई। कुछ लोगों का ये कहना है। तो आप लोग बताइए दीजिए साथ में ही कि आप लोग क्या करते हैं, यानी आप लोग का क्या विचार है? क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया, या किया लेकिन वे बचा नहीं पाए क्योंकि वे मजबूर थे अत्याचारी ब्रिटिश सरकार के साथ? क्या मानना है आप लोगों का? बेहतर होगा कि आप ये कहें कि सर हम अभी किसी भी स्थिति में नहीं है बोलने के लिए, न इस साइड न इस साइड। बेहतर होगा कि आप पहले मुद्दे पर बात कर लीजिए, जितने जो तथ्य हैं इससे जुड़े हुए वो सारे तथ्य रख दीजिए, क्या उस समय की परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां रख दीजिए। उसके बाद हम लोग निर्णय कर लेंगे कि क्या मसला था, गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए स्टेप लिया या ना लिया, उसके बाद ही हम बात करेंगे। ये बेहतर होगा प्रश्न मतलब उत्तर, कि पहले तथ्य रख दीजिए, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष तो अपने आप निकल जाएगा, जब तथ्य क्लियर होते हैं, सब स्पष्ट होते हैं, तो निष्कर्ष तो उसी में से झलक के सामने आ जाता है। तो पहले मुद्दा पर बात करते हैं, पहले तथ्य पे बात करते हैं कि उस समय हुआ क्या था। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम एक सिचुएशन देना चाहेंगे, जो डिसीजन मेकिंग का सिचुएशन है। सिचुएशन ये है, और सिचुएशन ये जो है सामान्यतः उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए प्रयास ही नहीं किया, उनके लिए सिचुएशन सामान्यतः है। सिचुएशन ये है कि आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, यानी आपके माता पिता और आप 2 भाई हैं और आपकी 2 बहन हैं। और आपके भाई जो बड़े भाई हैं, आप अपने को छोटे भाई मान लीजिए, और आप छोटे मतलब उतना भी छोटे नहीं, आप वयस्क हैं, आपकी एज 23-24 साल की है, आपके पास एक स्वस्थ दिमाग है, आपकी समझदारी है आपकी। और आपके बड़े भाई सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के वंचित वर्गों के हित के लिए कार्य करते हैं। एक सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, समाज के जो भी वंचित वर्ग हैं उनके हित के लिए कार्य करते हैं, और जो भी उन वंचित वर्गों को शोषित मतलब शोषण करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ वो खड़ा हो जाते हैं, और वंचित वर्ग के हितों को सुनिश्चित करने के हमेशा प्रयास करते हैं। और इतना प्रयास किए हैं वे कि अब उनके जीवन का मकसद ही हो गया है समाज के वंचित वर्गों के लिए कार्य करना, उनके हितों को सुनिश्चित करना। अब जानते हैं कि ऐसे जो कार्य करते हैं उनका धमकी भी आने लगता है। जो समाज के शोषक जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वे धमकी भी देने लगते हैं, ये मेरे रास्ते से हट जाओ, न तो फिर अपने जीवन से हाथ धो पाओगे, ऐसे धमकी आने लगती है। तो आपके भाई के समझिए कि वही धमकी आ गई, और बार बार धमकी आ रही है, लेकिन आपके भाई अपने रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं है। वे वही करना चाह रहे हैं जो कर रहे हैं, समाज के वंचित वर्गों के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि आप लोग मतलब रात में खाना वाना खा के सोए, और रात 12 बजे आपके घर में बदमाश लोग 4-5 हिल गए और आपको भाई को पकड़ लिए, और पूरा हथियार वो लोग लिए हुए, बंदूक लिए हुए, ऐसा समझो कि AK-47 लिए हुए एकदम पूरा हथियार से लैस है। जैसे ही वे लोग पिस्तौल निकालते हैं आपके भाई को मारने के लिए,
आप लोग भागते हुए, परिवार के सब 5 लोग और हैं, आते हैं उनके पास। लेकिन जैसे ही आप उनके पास करीब जाने के, बदमाश के करीब जाने की कोशिश करते हैं कि बदमाश लोग आवाज़ देते हैं कि जो जहाँ है वहीं रहे, यदि अपने भाई को बचाने के लिए हमसे उलझोगे, हमसे लड़ोगे तो एक एक मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। भाई बचेगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, मगर सारे के सारे मारे जाओगे। सिचुएशन ए है, और इस सिचुएशन के सेंटर में आप हैं। वे सभी लोग जो कहते हैं कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, उन सभी लोग को हम इस सिचुएशन के सेंटर में डालना चाहते हैं, केंद्र में। इस सिचुएशन का डिसीजन आपको लेना है। 2 ऑप्शन है, भाई को बचा लें और 5 लोगों को मरवा दें, यानी परिवार के अन्य 5 लोग हैं वो मरे जाएंगे अगर भाई को बचाने की कोशिश की तो। और ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई बच ही जाएंगे, पर ये तय है कि परिवार के सभी लोग मारे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यही ऑप्शन निकालेंगे ना कि खूब, आप दूसरा ऑप्शन क्या है कि 5 लोगों को पहले संभाल लें और एक भाई को छोड़ दें, यही ऑप्शन है। तो क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में, क्या डिसीजन लेंगे? यही सिचुएशन गांधी के पास था। आपके भाई की जगह वहां भगत सिंह थे और आपके 5 परिवार यानी 5 जो सदस्य हैं उसके जगह वहां पे भारत के लाखों लोग थे। लाखों लोग को भी बचाना है और भगत सिंह को भी बचाने का प्रयास करना है। जैसे आप इस सिचुएशन में फंस गए, महसूस कीजिए इस सिचुएशन को कि उस सिचुएशन में आप हैं और डिसीजन आपको ही लेना है। सब कोई आपको देख रहे हैं, आपका भाई आपके तरफ ताक रहा है, आपकी मम्मी पापा सब आपको देख रहे हैं, भाई बहन आपको देख रही है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। आपकी एक फैसले से परिवार के सभी लोग मारे जाएंगे, आपके एक फैसले से सिर्फ एक भाई मारा जाएगा, 5 लोग कम से कम बच जाएंगे। क्या डिसीजन लेंगे? यही डिसीजन लेना था महात्मा गांधी को भगत सिंह के मामले में। समझ आ रहा है? अब आप जब अपने पर बात आती है ना तब ठीक से समझ आता है। दूसरे के जूते में कितने कांटे हैं इस बात का एहसास तभी होता है जब आप उसके जूते को अपने पैर में पहनेंगे। इसलिए हम गांधी जी के जूते को आपको पैर में पहना दिए कि महसूस कीजिए, फील कीजिए कि गांधी के जो जूते थे उस जूते में कितने कांट थे। एक एक कदम पे उन्हें कांट चुभती थी, जैसे अभी आपको चुभ रहा होगा कि भाई को बचाए, कि 5 परिवार को बचाएं। चुभ रहा है ना? लेफ्ट में भी, लेफ्ट मुड़ेंगे तैयो चुभ रहा है, राइट मुड़ रहे हैं तब वो चुभ रहे हैं, यानी भाई तरफ ताक रहे हैं तैयो आपको दर्द हो रहा है, और 5 तरफ ताक रहे हैं कि इनको मरवा दें तैयो दर्द हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तैयो चुभ रहा है, यानी आगे बढ़ने के मतलब जो बदमाश हैं उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे तैयो आपको लग रहा है कि हम इनसे जीतेंगे नहीं, हथियार से, तलवार के आधार पे सब मारे जाएंगे। पीछे हट रहे हैं तैयो आपको चुभ रहा है कि पीछे हटें, कुछ नहीं किए तो मेरा भाई मारा जाएगा। यानी चारों तरफ से आप उलझे हुए, और इस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन इस सिचुएशन पे ही तो लिया जाता है ना। ऐसे जो प्रतिकूल परिस्थितियां होता है उसी में समझदारी का परिचय होता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। ये थोड़ा ना डिसीजन होता है कि चावल खाओगे कि रोटी खाओगे, किसी ने बोला चावल खाएंगे तो वाह 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 क्या डिसीजन लिया। ये कोई डिसीजन थोड़े ना हुआ, ये कोई निर्णय थोड़े ना हुआ। निर्णय ये कहते हैं। तो आप लोग पर छोड़ते हैं, 10 से 15 मिनट का समय देते हैं हम आपको, आप निर्णय लें। तब तक हम गांधी जी के सिचुएशन पर बात करते हैं, ठीक है? जैसे जैसे आप देखिएगा समय गुजरते जाएगा, गांधी जी भी इसी सिचुएशन में फंसते चले जाएंगे, बिल्कुल हूबहू। तो डिसीजन लीजिए आप लोग, तब तक हम जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर हम बात करने से पहले हम उसकी पृष्ठभूमि पर बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे। दरअसल हुआ क्या था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और उसके विरोध में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मतलब विरोध किया गया उसके। साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगे। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, और वहां का पुलिस अधीक्षक स्कॉट था। पुलिस अधीक्षक एसपी वहां का स्कॉट था। उसने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया पुलिस को कि लाठी चार्ज करो। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी और लाला लाजपत राय पर इतना लाठियां बज रही कि उन्हीं लाठियों के चोट की वजह से नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद HSRA
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए ठान लिया। HSR वही है जो HRA का नाम बदलकर HSRA किया गया था 1928 में। इसका ओरिजिनल नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसी का नाम बदलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो इसके सदस्यों ने ठान लिया कि स्कॉट को मारेंगे। लाला लाजपत राय की हत्या का जो जिम्मेदार है वो स्कॉट है, उसने ही लाठीचार्ज का आदेश दिया था। और इन्होंने पूरा ठान लिया। और HSRA के 4 सदस्य भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने बंदूक निकाला, गोले निकाले और स्कॉट को मारने के लिए निकल गए। 17 दिसंबर 1928 को ये घटना हुई। नवंबर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। दिसंबर में 17 दिसंबर को वे स्कॉट को मारने के लिए निकलते हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पाते हैं और स्कॉट की जगह वे सैंडर्स को गोली मार देते हैं। सैंडर्स भी अधिकारी था उस समय, वह DSP था, उप पुलिस अधीक्षक था। सैंडर्स को गोली मार दी। और इस घटना को ये घटना जो हुई थी लाहौर में हुई थी। लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। लेकिन इन लोग हत्या किए, मतलब गोली मारे, इसके बाद ये पकड़ाए नहीं और इन्होंने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। सबूत के तौर पे वहाँ एक कांस्टेबल था जिनका नाम था जनन सिंह। उन्होंने इनको गोली मारते हुए इन लोग को देखा था। भगत सिंह को पकड़ने के लिए दौड़ा भी था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बीच में आकर जनन सिंह को भी मार देते हैं गोली। अगर इस पूरी घटना को हम इस बात किए हैं इससे पीछे वाली वीडियो में, यानी एपिसोड 5 में, राष्ट्रीय आंदोलन का जो 5वां एपिसोड है, उसमें हम बात किए कि कैसे उन लोग गोली मारते हैं और गलती से वहाँ लगती। तो कोई न तो पकड़ाएं, चारों में से कोई नहीं पकड़ाएं और कोई उन्होंने सबूत भी नहीं छोड़ा। जब सबूत नहीं है तो सरकार ने इस पर मुकदमा भी नहीं चला पाई, क्योंकि सबूत रहेगा तब तो मुकदमा चलेगी। सबूत नहीं था, इन्होंने सबूत कुछ छोड़ा ही नहीं। तो लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा नहीं चल पाया, वे पेंडिंग में चला गया क्योंकि कोई सबूत नहीं। इसके कुछ दिन बाद HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंक देते हैं। जिस समय वो बम फेंके उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर इन्हें बहस चल रही थी, उसे पास किया जा रहा था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत यह था कि जो मजदूर आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, उस पर पाबंदी लगाई जा रही थी। उससे मतलब इलीगल साबित किया जा रहा था कि ऐसा करना गलत है। और पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत यह हो रहा था, प्रावधान किया जा रहा था कि किसी को सरकार शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है बिना मुकदमा के। इसी बिल के विरोध में, दोनों बिल के विरोध में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि भारत के लोग बिल के बारे में जान नहीं रहे, अधिकांश लोग नहीं जान रहे कि क्या बिल पास हो रहा है, क्या प्रावधान है। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम बम धमाका करेंगे तो ये मामला न्यूज में आएगा, पेपर में आएगा और लोग जान पाएंगे कि बम फेंका गया था, क्यों फेंका गया, फिर समझ जाएंगे सब कोई कि ऐसा सब बिल पास किया जा रहा है, तो सब कोई जागरूक हो जाएंगे, अलर्ट होंगे। जैसे बिल पास होता है तो सामान्यतः बहुत कभी लोग, आज के ज़माने में आज भी अगर बात करें, आज तो इतना सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, उसके बाद भी कोई संसद में बिल पास हो रहा है तो कितना लोग जान पाते हैं? भारत के जनसंख्या का लगभग 1% भी जान जाए तो बहुत है कि क्या बिल है, क्या प्रावधान है, बहुत कम लोग जानते हैं। और उस समय तो सोशल मीडिया और नहीं था, तो लोग जान ही नहीं पाते थे। तो भगत सिंह इसी उद्देश्य से फेंके कि फेंकेंगे, बम धमाका होगी तो लोग जानेंगे, भारत के लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा। लेकिन बम फेंकने का उनका मोटिव किसी का हत्या, मतलब जान लेना नहीं था। बम स्मोक बम था, यानी धुआं बम था, उससे किसी की हत्या, मतलब मृत्यु नहीं होने वाली थी। ये उन्होंने डिसाइड किया था कि बम ऐसा फेंकेंगे कि किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो स्मोक बम था, धुआं बम था। इनका एक भी उद्देश्य था कि सरकार जो कान में तेल डाल के सोई हुई है, बम फेंकेंगे तो काज नहीं हो सकता, डर के हमारी जो समस्याएं मांगे वो सुनेगी, ये भी इनका एक उद्देश्य था। जब बम स्मोक बम था तो इन्हें ये आकलन ये कर चुके थे कि स्मोक बम में किसी की हत्या होगी नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल की जेल होगा दे हम पकड़ाएंगे तो। और पकड़ा, खुद भागे भी नहीं थे, गिरफ्तारी दिए थे। तो इन्होंने मानना था कि मैक्सिमम 2-4 साल की हमें सज़ा होगी, फिर हम निकल ही जाएंगे। लेकिन इस जैसी बम फेंके उनको गिरफ्तार किया गया और भगत सिंह के पास से एक पिस्तौल बरामद हुआ और ब्रिटिश अधिकारियों ने यह कह दिया कि सैंडर्स की हत्या में इसी पिस्तौल का उपयोग हुआ था।
इसी पिस्तौल से उन्हें गोली मारी गई थी। मामला यहीं से बिगड़ गया, क्योंकि HSRA के सदस्यों ने यह आकलन नहीं किया था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। लाहौर षड्यंत्र का केस पेंडिंग में इसलिए था क्योंकि कोई सबूत नहीं था, और सबूत के तौर पर अब यह हो गया कि जो भगत सिंह के पास पिस्तौल है, इसी पिस्तौल का प्रयोग किया गया था सैंडर्स को मारने के लिए। जब ये मामला आ गई, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस जो पेंडिंग में था उसे ओपन कर दिया, खोल दिया गया, सरकार ने उसे खोल दिया, और भगत सिंह के खिलाफ दो केस चलना शुरू हो गया, एक तो असेंबली वाला और सैंडर्स की हत्या वाला, यानी लाहौर षड्यंत्र केस वाला। दोनों पे मुकदमा शुरू हुई। सबसे पहले असेंबली वाला जो केस था उस पर मुकदमा शुरू हुई 7 मई 1929 को यह मुकदमा की शुरुआत हुई। असेंबली में जो बम फेंका गया था उसमें भगत सिंह कोर्ट में शामिल हुए, मतलब वहां पर उपस्थित हुए, और इस दिन भगत सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार हमें फांसी देने के लिए पूरी तरह से तुली हुई। और उनके पिता भी उस दिन कोर्ट में गए थे, भगत सिंह के, जिनका नाम किशन सिंह था, वो भी गए थे उस दिन। तो भगत सिंह ने अपने पिता को ये बात बताई कि अब चिंता करने से कोई फायदा है नहीं, ब्रिटिश सरकार हमें फांसी देने के लिए पूरी तरह से तुल गई है, मेरी फांसी तय है। इस बात को उन्होंने बता दिया था अपने पिता को भी। अगले दिन 8 मई को भगत सिंह को अपने बारे में बयान देने के लिए कहा गया कि आप अपने बारे में सिफारिश, मतलब सफाई दीजिए, जो भी कहना कहिए। भगत सिंह ने बयान देने से ही मना कर दिया, अपने बारे में कोई भी सफाई नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक बात को स्वीकार किया कि मैंने बम फेंका हूं असेंबली में, इस बात को उन्होंने सिर्फ बोला, और उसके बाद कोई सफाई नहीं दी उन्होंने। इसके बाद कोर्ट ने बम फेंकने के दोषी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दे दी। तो एक केस तो सोल्व हुआ असेंबली वाला, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिल गई। लेकिन एक केस और बाकी है जो कि बहुत बड़ा केस, सैंडर्स की हत्या वाला। इस संदर्भ में केस की शुरुआत हुई, मुकदमे की सुनवाई जो हुई, शुरुआत हुई 10 जुलाई 1929 को। इस संदर्भ में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। भगत सिंह के साथ 15 अन्य लोगों पर भी मुकदमा की सुनवाई हुई थी। इस केस में भी भगत सिंह ने अपने तरफ से कोई वकील नहीं रखा, और इस केस में भी वे इस माइंडसेट के साथ थे कि हमें कुछ जवाब नहीं देना है, कोई सफाई नहीं देना है हमें अपने बारे में, जो उन लोगों को कहना है, जो डिसीजन लेना ले सकते हैं। इस केस में भगत सिंह ने सिर्फ एक कानूनी सलाहकार को रखे थे जिनका नाम दुनीचंद था। लेकिन भगत सिंह दुनीचंद को इस बात को स्पष्ट कर दिए थे कि कोई भी गवाह होगा सरकार की तरफ से जो हमारे खिलाफ बोलेगा, उनसे आप कोई प्रश्न नहीं कीजिएगा, और कोर्ट में जज से आप बात मत कीजिएगा। गवाह को जो हमारे खिलाफ बोलना होगा बोलने दीजिएगा, कोर्ट को जो जब सजा देनी होगी वो सजा देने दीजिएगा, कोई प्रश्न कहीं भी नहीं करना है। 15 में से 7 लोग जो मुकदमा शुरू, उसमें से 7 लोग सरकार से पैसा लेकर भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए, जो कि भगत सिंह के दोस्त भी थे, जिनमें थे राम शरण सिंह, ब्रह्मदत्त, जयगोपाल, हंसराज बोहरा, मनमोहन बनर्जी, ललित मुखर्जी। ये लोग उसमें शामिल थे, जो कि भगत सिंह को जानते भी थे, दोस्त भी थे। उसके बावजूद भी वे पैसा लेकर ब्रिटिश सरकार से भगत सिंह के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए कोर्ट में, और इन 7 लोगों ने कोर्ट में भगत सिंह के खिलाफ में गवाही दे दी, और मुकदमा अपने अंतिम चरण में पहुंचने ही वाला था सुनवाई कि इनके पिता, भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल में एक लिखित रूप में अनुरोध कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया ट्रिब्यूनल में जाकर कि मेरा बेटा को, मतलब निर्दोष साबित करने के लिए कई तथ्य, मतलब ऐसे कई तथ्य हैं जो हमारे बेटा को निर्दोष साबित करते हैं, और सैंडर्स की हत्या में मेरा बेटा का कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने इसमें यह भी लिखा किशन सिंह ने कि मेरे बेटे को अपने बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। और इस बात का पता भगत सिंह को जब चला तो भगत सिंह बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्से में आए, और 4 अक्टूबर 1930 को इस गुस्से में ही अपने पिता को लेटर लिखते हैं। पूरे कड़क अंदाज में लिखते हैं, पूरे गुस्से से में लिखते हैं। उन्होंने लिखते हैं कि पिताजी, मुझे इस बात को जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आपने मेरे बचाव के लिए
आपने ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई। आपकी यह बुद्धिमत्ता मुझे इस कदर आघात किया कि जिसे सहा नहीं जा सकता। ऐसा मानो कि किसी ने पीठ में मेरा छुरा भोंक दिया हो। आपने तो, हम समझ रहे हैं कि एक पिता, उन्होंने लिखा कि हम समझ सकते हैं कि एक पिता की भावनाएं, उनकी संवेदनाएं, एक बेटा उसका जेल जा रहा है, उसे फांसी तक पहुंचने वाला है, तो आपकी बहुत भावनाएं और संवेदनाएं उमड़ रही होगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि मुझसे सलाह लिए बिना आप मेरे संदर्भ में, मेरे बारे में, मेरे तरफ से ऐसा लिखने के आप हक रखते हैं। कोई हकदार नहीं है आप कि मुझसे बिना सलाह लिए हुए ऐसा कदम उठाएंगे। पिता हैं, आपकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन आप मेरे तरफ से किसी भी प्रकार के कदम उठाने के लिए आप हकदार नहीं, बिना हमसे सलाह लिए हुए। इस बात को उन्हें पिता को लेटर में लिखा। उन्होंने बोला कि अगर कोई किसी और ने ऐसा किया होता तो मैं उसे विश्वासघात करार देता, लेकिन ये करने वाले मेरे पिता हैं, तो हम इसे एक कमजोरी मानते हैं, एक खराब प्रकार की कमजोरी मानते हैं। डांट लगा दी भगत सिंह ने अपने पिता को कि ऐसा कर नहीं सकते हैं। इसके 3 दिन बाद 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट ने सैंडर्स की हत्या के दोषी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी और फांसी का डेट रखा गया 24 मार्च 1931। इसके बाद भगत सिंह को बचाने के लिए प्रयास शुरू हुए। इस संदर्भ में पहला प्रयास मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है। वे 14 फरवरी 1930 को वायसराय इरविन से मिलते हैं और भगत सिंह की सजा को, यानी जो फांसी की सजा था, उसे आजीवन कारावास में बदलने के लिए अपील करते, लेकिन उनकी इस अपील को खारिज कर दिया जाता है। 16 फरवरी को फिर एक याचिका दायर की जाती है कि भगत सिंह के फांसी की सजा को माफ किया जाए, लेकिन इस अपील को भी खारिज किया जाता है। और इस संदर्भ में महात्मा गांधी के द्वारा पहला अटेम्प्ट किया जाता है 18 फरवरी 1930 को। इस दिन वे वायसराय इरविन से मिलते हैं और फांसी की सजा को माफ करने के लिए अनुरोध करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया, उनकी पत्रिका था यंग इंडिया, साप्ताहिक पत्र था, उसमें वे लिखते हैं कि मैंने वायसराय इरविन से भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ करने की अपील की, अनुरोध किया, लेकिन वायसराय इरविन ने कहा कि फांसी की सजा तो अभी माफ नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए इसे टाला जा सकता है, यानी पोस्टपोन किया जा सकता है। इस बात को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा कि कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। इसके बाद गांधी जी का ध्यान पोस्टपोन पर चल गया कि पहले मामला का पोस्टपोन करवा लेते हैं, जब पोस्टपोन हो जाएगा उसके बाद कैंसिल करने के लिए सोचेंगे। पहले पोस्टपोन करवा लेते हैं, प्राथमिकता करते हैं कि पहले पोस्टपोन हो जाए, तो इसको प्रायोरिटी देते हैं कि आगे पोस्टपोन हो जाएगी तो सजा को फिर तो कैंसिल करवाने के लिए सोचेंगे। इसी प्रयास में महात्मा गांधी ने आसफ अली को भगत सिंह के पास भेजे कि जाके भगत सिंह से इस बात का वादा करवाओ, यदि हम उनकी सजा माफ करवा दें तो इसके बाद वे किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी गतिविधि नहीं करेंगे, वे हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। और इस बात का पता चला भगत सिंह को कि आसफ अली आ रहे हैं इस उद्देश्य से मिलने हमसे। तो वादा करना तो बड़ी दूर की बात है, भगत सिंह ने आसफ अली से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि वे अपने रास्ते पे इतना कमिटमेंट था उनका, इतना अपने प्रतिबद्ध थे अपने रास्ता पे चलने के लिए कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अपने पिता को डांट लगा दिए थे कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। वे पूरा इतना कमिटमेंट था अपनी, उनकी जो उनका योजना था, जो उनकी रास्ता था कि हम हिंसा के रास्ते पे ही चलेंगे, उनके सिद्धांत बहुत ऊंचे थे उनके जीवन से, उन्हें मिलने से मना कर दिया। और ये जो यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था तो सबको जान ही गए थे कि वायसराय इरविन जो है पोस्टपोन के लिए आश्वासन दिया है, पोस्टपोन के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस बात का पता पंजाब के ब्रिटिश अधिकारियों को भी चला। उसके बाद पंजाब के ब्रिटिश अधिकारियों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात की
कि भगत सिंह की सज़ा माफ़ करना तो बड़ी दूर की बात है, उनकी सज़ा में हेरफेर भी हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, तो हम लोग मास रिजाइन करेंगे। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इरविन से बात किया कि देखिए कुछ भी अगर इधर उधर हुआ तो पूरा मामला बिगड़ेगा, पूरा पंजाब के ब्रिटिश अधिकारी, पूरा ब्यूरोक्रेसी रिजाइन मारने के लिए तैयार है। उसके बाद वायसराय इरविन पे पंजाब के ब्यूरोक्रेसी का इतना दबाव आ गया कि वो पूरी दबाव में आ गया, क्योंकि अगर मास रिजाइन करेंगे तो इरविन के इमेज के लिए मतलब खराब था। सबको मतलब उनके कार्यकाल में ऐसा घटना होता तो उन पे इमेज के लिए बहुत खराब होता, उन्हें धब्बा की तरह हो जाता। तो उन पे दबाव आ गया, क्योंकि ये जो घटना हुआ था, सैंडर्स अधिकारी है, अधिकारी घटना हुआ था लाहौर में, पंजाब के क्षेत्र में, तो अधिकारी एक अधिकारी को सपोर्ट करेगा ही। तो अधिकारी लोग ने, सैंडर्स की हत्या हुई तो वो भी अधिकारी थे, तो सब अधिकारी एकदम एकजुट थे कि अगर भगत सिंह, पूरा अधिकारी जो पंजाब के थे पूरे एकदम ठान लिए थे कि भगत सिंह को फांसी दिलवा के ही रहना है, पोस्टपोन तक नहीं होने देंगे। पूरा उन्होंने प्रेशर दिया, वायसराय इरविन पर पूरा प्रेशर पड़ा। तो गांधी इरविन पर पंजाब के ब्यूरोक्रेसी का दबाव पूरा पड़ गया, और गांधी पर दबाव है उनकी आइडियोलॉजी का, यानी उनकी सिद्धांत का, कि अहिंसा के रास्ते पर वो चलेंगे, तलवार उठा नहीं सकते हैं भगत सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि वो अहिंसा के रास्ते पर चलते। और भगत सिंह अपने रास्ते पर अडिग हैं, वे अपने रास्ते छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वे हिंसा के रास्ते पर ही चलेंगे, वे बम पिस्तौल के ही रास्ते पर चलेंगे। और इरविन पर दबाव है पंजाब के ब्यूरोक्रेसी का, और ये दबाव दिखने भी लगा। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते में गांधी के सभी मांगों को स्वीकार कर लिए वायसराय इरविन ने, लेकिन उनके 2 मांगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उन 2 मांगों में से एक मांग था भगत सिंह और उनके साथी की सजा माफ करने की। इस मांग को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब इस पर हम बात करने के लायक नहीं है, बात नहीं कर पाएंगे, स्थितियां कुछ और है, क्योंकि वायसराय पे दबाव आ गया था पंजाब के ब्रिटिश अधिकारियों का। अब 5 मार्च आ गया और 24 मार्च को फांसी होने वाला है, बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, नहीं तो अभी तक पोस्टपोन्ड हुआ है, न उनकी सजा माफ हुई। सब लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद 18 मार्च को भगत सिंह का जो डिफेंस लॉयर थे, भगत सिंह उनके दोस्तों से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पंजाब के गवर्नर को मर्सी पटिशन लिख दीजिए। उसके बाद भगत सिंह ने पिटीशन लिखा, लेकिन ये कोई मर्सी पटिशन नहीं था। मर्सी पटिशन मतलब दया याचिका कि सॉरी बोल दो। उसके बाद उन्होंने पिटीशन लिखा कोई, लेकिन ये मर्सी पटिशन नहीं था। उन्होंने लिखा इस पिटीशन में कि जतीन दास, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी अपने जीवन का बलिदान दे चुके हैं, अब मेरी, सुखदेव और राजगुरु की बारी है। और कोर्ट ये पहले ही डिसाइड कर चुकी है, ये स्वीकार कर चुका है कि हम एक वार प्रिजनर हैं, हम दोषी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे फांसी होनी चाहिए, मुझे मानना है कि हमें गोली मार देनी चाहिए। ये लिखे भगत सिंह। देख रहे हैं ना तेवर, सब बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट करो, मर्सी पटिशन लिखो, यानी मतलब सॉरी बोलो कि ये सॉरी, अब से हमसे गलती होगी, अब से नहीं करेंगे, हम ये रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन वो लिखते हैं ऐसे, ये कोई सॉरी बोल रहे हैं, सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि हम वही करेंगे जो कल किए थे, आज भी वही करेंगे, आगे भी वही करेंगे। तुम्हें लगता है, तुम्हारे सिस्टम को लगता है कि हम गलत हैं, तो फांसी उसी के चक्कर छोड़ो, इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, सीधे आओ गोली मारो। इन्होंने ये लिखा कि हम सिस्टम के खिलाफ हैं, हम सिस्टम से सॉरी बोलने वाले नहीं। सिस्टम को सॉरी बोल देंगे तो मतलब इसका मतलब है कि हम गलत हैं, और हम गलत है ही नहीं अपने स्तर पे, हम अपने स्तर पे सही हैं, मेरा रास्ता सही है, मेरा सिद्धांत जो है उस पर चलेंगे, तुम्हें लग रहा है तो मारो गोली। उन्होंने ऐसे लिख दिए। इसके बाद 19 मार्च को महात्मा गांधी वायसराय इरविन से फिर मुलाकात करते हैं, लेकिन इस मुलाकात में वायसराय इरविन ने पूरी साफ तरीके से स्पष्ट शब्दों में माना कर दिया कि इस संदर्भ में कोई बात नहीं होगी, उनकी जो फांसी की तारीख तय हुई है, फांसी पड़ेगी, पूरी स्पष्ट शब्द में माना कर दिया। इसके बाद गांधी इसी प्रयास में अगले दिन 20 मार्च को होम सेक्रेटरी एमर्सन से मिलते, लेकिन यह अटेम्प्ट भी फेल हो जाता। इसके बाद अगले दिन 21 मार्च को वह फिर से
वायसराय इरविन से मिलते हैं, जबकि 19 मार्च को ही मना कर दिए हैं कि इसमें हम कोई बात नहीं अब करेंगे, लेकिन फिर भी वे 21 मार्च को मिलते हैं वायसराय इरविन से, लेकिन यह अटेम्प्ट भी फेल होता है। इसके बाद अगले दिन 22 मार्च को फिर वो इरविन से मिलते हैं, लेकिन यह प्रयास भी असफल। उसके बाद 23 मार्च को सुबह गांधी ने इरविन को एक पर्सनल चिट्ठी लिखते हैं और इस चिट्ठी में गांधी पूरी जान लगा देते हैं इरविन को इम्प्रेस करने के लिए कि किसी तरह से हम इरविन को समझा लें, और पूरी इसमें जान लगा देते हैं गांधी जी। इमोशन के आधार पर, तर्क के आधार पर जितना हो हर संभव कर लेते हैं, पूरी आत्मा उधेड़ के रख देते हैं, किसी तरह से हम उसको अपने फेवर में ले लें, लेकिन यह अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, छुपे छुपे दी जाती है, किसी का पता नहीं चलता, तो जला भी दिया जाता है इन्हें, और फांसी हो गई। अब बताइए दोस्त, 23 मार्च को फांसी हुई, 24 मार्च को भगत सिंह को पता चलता है, गांधी जी को पता चलता है कि फांसी हो गई, तो एक 23 मार्च को फांसी हो गई, एक दिन पहले ही, 24 मार्च को तय था, उससे एक दिन पहले ही फांसी हो गई, 23 मार्च को ही फांसी हो गई, क्योंकि सरकार पे, ब्रिटिश सरकार पे दबाव था। एक तो पंजाब के में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका कि मास रिजाइन करेंगे, दूसरी तरफ से था कि 5 मार्च को जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, उसे समझौता भी हो गया था, लेकिन उसे स्वीकृति अभी देना बाकी था, जिसके लिए 29 मार्च को कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित होना था। 23 मार्च को फांसी हो गई, तय था 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले ही हो गई, क्योंकि दबाव था बहुत। तो ब्रिटिश सरकार दुविधा में थी कि आगे फांसी दे दे या आगे जो समझौता हुआ है उसको पास करवा ले, उससे स्वीकृति प्राप्त कर ले, लेकिन दबाव इतना था कि एक दिन भी पोस्टपोन्ड होता तो हो सकता था पंजाब के ब्यूरोक्रेसी ये पूरा मास रिजाइन कर दे। तो इस दबाव में उन्होंने डिसीजन लिया कि पहले फांसी दे दो, जो होगा देखा जाएगा, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी दे दी। और इसके बाद 29 मार्च को कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, उसमें जाने के लिए 24 मार्च को गांधी दिल्ली में ट्रेन पर बैठ रहे थे, तब उनको पता चलता है, किसी ने बताता है, उनकी कोई अधिकारी ही बताते हैं, ब्रिटिश अधिकारी, कि भगत सिंह को फांसी हो गई। पूरी सदमे में चल जाते हैं गांधी जी इस बात को सुन के, क्योंकि चुपे चुपे फांसी दिया गया था। तो आप बताइए दोस्त कि क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए प्रयास किया या नहीं? नहीं समझ आ रहा तो फिर से जो कह रहे हैं कि नहीं, कहते थे कि नहीं बचाने के लिए कोई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया गांधी जी ने, तो आप जो सिचुएशन पहली बार दिए थे, जो शुरुआत में उस सिचुएशन को लाइए, और गांधी जी को अब लाइए, दोनों आइए, आप लोग भी आइए, आपको भी इसलिए तो एक सिचुएशन दे दिए। जो कहते हैं कि गांधी जी को बचाने के लिए, गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तो उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि जो सिचुएशन वो था, जो आप पहले हम दिए थे, और ये सिचुएशन, पहले आपसे सवाल करते हैं कि आप बताइए कि 5 परिवार में से 5 परिवार को बचाएं कि आप अपने भाई को बचाएं? आंसर दीजिए। हिल गए ना, क्योंकि आप यही करेंगे जो गांधी जी किए। गांधी जी पूरी रिक्वेस्ट किए, पूरा अपना दम लगा दिए, लेकिन वे तलवार नहीं उठा, क्योंकि जान रहे हैं कि हम तलवार के आधार पर जीत नहीं सकते, क्यों? जान रहे हैं इस बात को कि तलवार, मेरे तलवार और अंग्रेज के बीच में भारत के लाखों लोग का गर्दन है। हम तलवार उठाएं तो भारत के लाखों लोग को हम मरवा देंगे। वैसे ही जैसे अभी आप फंसे हुए हैं, आप भी यहाँ पे बदमाशों से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम तलवार उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, तो मेरे हथियार और बदमाश के बीच में मेरे 5 परिवार का गर्दन बीच में आएगा, वो कट जाएंगे। तो आप चाह के भी हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपके बीच में परिवार आ रहा है। 2 हथियार के बीच में आपका परिवार आ रहा है, आपका हथियार और बदमाश के तलवार यानी हथियार। उसी तरह गांधी जी अगर उठाते तलवार, तो गांधी के तलवार और अंग्रेज के तलवार के बीच में भारत के लाखों लोग का गर्दन था। इसलिए गांधी जी तलवार नहीं उठाते। तलवार का मतलब ये हुआ कि जो कहते हैं आप लोग, जो लोग बोलते हैं कि गांधी जी को समझौता जो किए थे, गांधी इरविन समझौता, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, अस्वीकार कर देना चाहिए था। समझौते नहीं करते, समझौता हो भी गया था, 5 मार्च को ही हो गया था, लेकिन 29 मार्च को उसको अनुमोदन भी गांधी जी ने रोका नहीं उस समझौता को। 29 मार्च को वे अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें भाग लिए,
जो गांधी इरविन समझौता था उसे पास भी करवाए, पारित भी करवा दिए, अनुमोदन दे दिए, उसको स्वीकृति दे दिए, रोके नहीं। क्योंकि रोकते हैं, जो बोलते हैं लोग कि गांधी इरविन समझौता को ही अस्वीकार कर देना चाहिए था, गांधी को ये जो समझौता किए थे उसे स्वीकृति नहीं देना चाहिए था। एक समय के लिए मान लेते हैं कि अस्वीकृति नहीं देना चाहिए था, लेकिन यदि गांधी अस्वीकृति मतलब नहीं देते स्वीकृति, उसे मतलब अस्वीकार कर देते, तो क्या करते गांधी जी? गांधी जी के पास क्या क्या ऑप्शन था? यही ना कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता से समाप्त हो गया था, रोक दिया गया था, उस आंदोलन को फिर से शुरू करते हुए, यही ऑप्शन था ना कि माफ करके वे आंदोलन शुरू करते। अगर आंदोलन वे शुरू करते, अब इस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि हिंसा भड़कना तय था। जैसी आंदोलन होता लोग उतारू हो जाते मारने काटने पे, और जैसी हिंसा होती ब्रिटिश सरकार लाखों भारतीयों को काट देता, क्योंकि उसके पास सेना है, उसके पास हथियार है। आपको बोलिए कि आप भारतीयों के पास भी हथियार था। भाई सरकार है, सरकार के पास अपनी हथियार का लेवल अलग होता है, और एक आम जनता के पास हथियार है भी तो उसका लेवल अलग। 10-20 हथियार रखे हैं जो चूपा छोरी रखे, और सरकार के पास अपना हथियार है, उसे बनाने के हथियार बनाने के उसके पास फैक्ट्री है, सेना है, भून देगी एक दिन में सबको। इसलिए गांधी ने इस आकलन किया कि हम समझौता को रद्द करके भी हम क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे, लाखों भारतीयों को मरवा देंगे। अब ये एक मिनट और सोचिए कि लाखों भारतीयों को मरा के भी अगर भगत सिंह को बचा लिया जाता, तो भगत सिंह क्या खुश होते हैं कि भगत सिंह आत्मग्लानि से मर जाते हैं। सिर्फ उनके पिता ने रिक्वेस्ट कर दिए थे माफी के लिए, तो अपने पिता को डांट लगा दिए थे। और यहाँ भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी अगर लाखों भारतीयों को मरवा देते, तो भगत सिंह क्या प्रश्न करते हैं गांधी जी से कि थोड़ा भी समझदारी नहीं था कि लाखों भारतीयों को मरवा के मेरे हमको जिवा दिए? मैंने मेरे जीवन का मूल्य इतना थोड़ी ना कि लाखों भारतीयों को मरवा के हमें जिलवा दीजिए। अब प्रेम मोहब्बत से तो खूब ना कोशिश किए गांधी जी ने, खूब उन्हें प्रयास किया, लेकिन क्या करें, अत्याचारी ब्रिटिश सरकार के सामने गांधी जी मजबूर थे। ये थी सिचुएशन गांधी के सामने, इसलिए उन्होंने हर प्रयास किए गांधी भगत सिंह को बचाने के लिए, लेकिन अंततः वे बचा नहीं पाए। वैसे ही जैसे आप अपने भाई को बचाने के लिए सब प्रयास करेंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि तलवार ना उठाएं ताकि 5 अन्य जो परिवार के लोग हैं वो न मारे जाएं। अब भगत सिंह अपने सिद्धांत से भी तो हटने के लिए तैयार नहीं न थे, वे रास्ता छोड़ने के लिए भी तो तैयार नहीं थे ना। अगर भगत सिंह सिर्फ एक चीज बोल देते हैं ना, सॉरी बोल देते हैं, याचिका जो लिखे थे, जो तेवर में लिखे थे, उस तेवर में नहीं लिखते, सिर्फ बोल देते कि सॉरी माफ कर दीजिए, अब से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ब्रिटिश सरकार तुरंत उन्हें छोड़ देती। लेकिन भगत सिंह ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा बोल दिए तो वे जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके सिद्धांत उनके जीवन से बहुत ऊपर था। उन्होंने आजादी को अपनी दुल्हनिया मान लिए थे, और उस व्यक्ति से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सॉरी बोल दे कि सॉरी अब हम इससे ऐसा काम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, भारत आजाद हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, अब हम इस गतिविधि में नहीं शामिल होंगे, ये आप उम्मीद कर रहे हैं भगत सिंह से? भगत सिंह अपनी कमिटमेंट था उनकी आज़ादी के लिए बहुत हाई, उनके बोलते थे कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है मेरे सिद्धांत के सामने। उनका मानना था कि हम जिस दिन फांसी पड़ेगा मुझे, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, मैंने फांसी लटकाया जाएगा, उस दिन भारत में एक नई लहर चलेगी क्रांति की, युवाओं में एक नया जोश आएगा, मेरा मृत्यु कोई बेकार नहीं जाएगा, फांसी। ये थे भगत सिंह का कमिटमेंट। भगत सिंह अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे, गांधी जी अपने पे, क्योंकि वो तलवार नहीं उठाते। अब कुछ समय के लिए भी मान लीजिए कि वायसराय इरविन, ये दूसरा प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, एक तो सिचुएशन दे दिया, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न है ये कि कुछ समय के लिए मान लीजिए कि यदि वायसराय इरविन इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि हम माफ कर देते हैं सजा, फांसी की सजा माफ कर देते हैं, लेकिन गांधी जी आप लिखित रूप में हमें एक वादा कीजिए कि इसके बाद से भगत सिंह कोई क्रांतिकारी गतिविधि नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे अधिकारी की, आप लिखित रूप में वादा कर दीजिए। गांधी जी क्या जवाब देते हैं? इसी जवाब के लिए तो वो आसफ अली को भेजे थे कि जाओ भगत सिंह से वादा करवाओ। भगत सिंह मिलने से इनकार कर दिए थे। मजबूर तो ये थे ना कि भगत सिंह दरअसल बचना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी सिद्धांत उनके जीवन से बहुत ऊपर था। वे अपने सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करने के लिए तैयार थे।
तो अब इस इतना डिस्कशन के बाद अब उम्मीद है, इतना सारे तथ्य रखने के बाद, कि आप यदि भगत सिंह की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप गांधी जी की भी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। बाकी तो आप पे है जो करना है ना। जो मुझे जो तथ्य था सब रख दिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।